एनकाउंटर या हत्या, भरत तिवारी केस की सच्चाई क्या? सरेंडर के बाद भी पुलिस ने क्यों मारी 4 गोलियां? क्या एनकाउंटर का सच दबाया जा रहा है? किसी शायर ने खूब कहा है साहब, जब सच दफनाया जाता है तो सवाल कब्र से भी बाहर निकल आते हैं। और आज बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर के बिटौली गांव से उठ रहे सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जिस पर लोगों की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी है। गांव की गलियों में मातम पसरा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है। हर चौपाल, हर दरवाजे और हर मुंह से एक ही आवाज निकल रही है, अगर भरत भूषण तिवारी दोषी था तो कानून सजा देता, लेकिन अगर वह निर्दोष था तो उसकी मौत का जवाब कौन देगा? तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन अन्याय का घाव पीढ़ियों तक दर्द देता है। इसीलिए आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि भरत भूषण तिवारी मर गया, बल्कि सवाल यह है कि क्या वह सचमुच पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, या फिर एनकाउंटर के नाम पर कोई ऐसा सच छिपाया जा रहा है जिसे सामने आने से रोका जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना देते हैं। वीडियो में कथित तौर पर भरत भूषण तिवारी दिखाई देता है। वह कुछ सामाजिक मुद्दों की बात करता है, अपनी मांगे रखता है और फिर अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक देता है, यानी वह हथियार छोड़ देता है, यानी वह आत्मसमर्पण कर देता है। अब यहीं से शुरू होता है सवालों का सबसे खतरनाक सिलसिला। अगर भरत ने सरेंडर कर दिया था तो फिर गोली क्यों चली? अगर उसके हाथ में हथियार नहीं था तो पुलिस को खतरा किस बात का था? और अगर खतरा था तो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4-4 गोलियां क्यों चलाई गईं? क्या उसे जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? क्या कानून का उद्देश्य किसी आरोपी को मार देना है, या उसे अदालत तक पहुंचाकर न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है? ये तो वही बात हो गई, न्याय की कुर्सी अदालत में होती है, सड़क पर नहीं। यही वजह है कि लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इस मामले का दूसरा पहलू और भी चौंकाने वाला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों और परिजनों का दावा है कि भरत भूषण तिवारी के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था। अगर यह सच है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसे रातों रात पुलिस ने एक खतरनाक अपराधी की तरह ट्रीट किया? इतिहास गवाह है, पुलिस की गोलियां आमतौर पर उन अपराधियों पर चलती हैं जो लंबे समय से वांछित हों, जिन पर दर्जनों मुकदमे हों, जो पुलिस पर हमला कर रहे हों, या जिनसे तत्काल जान का खतरा हो। लेकिन यहां तस्वीर अलग दिखाई देती है। अगर भरत का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था तो फिर यह कार्रवाई किन परिस्थितियों में हुई? कानून के जानकार साफ कहते हैं, भारत का संविधान किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं मानता जब तक अदालत उसे दोषी साबित न कर दे, यानी फैसला अदालत करेगी, पुलिस नहीं। यहीं से एक और बड़ा सवाल जन्म लेता है, क्या भरत भूषण तिवारी सिर्फ एक व्यक्ति था, या फिर वह ऐसी आवाज बन चुका था जो कुछ लोगों को असहज कर रही थी? स्थानीय लोगों के अनुसार भरत उन बेघर परिवारों की आवाज बन गया था जो विकास परियोजनाओं की कीमत अपने घर और जमीन खोकर चुका रहे थे। गांव के कई लोग उसे अपना नेता नहीं, अपना सहारा मानते थे। कई लोग तो उसे भगवान जैसा दर्जा तक देते हैं, क्योंकि जब उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी गई तब भरत उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। ये तो वही बात हो गई साहब, जो गरीबों के हक की बात करता है अक्सर सत्ता की आंखों में खटकने लगता है। और यहीं से लोगों के मन में एक और सवाल उठता है, क्या भरत भूषण तिवारी की मौत सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई थी, या फिर किसी असुविधाजनक आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश? इस पूरे मामले में बिहार पुलिस लगातार भरत को मानसिक रूप से अस्थिर या पागल बता रही है, लेकिन लोगों का कहना है उसके वीडियो देखें, उसकी बातचीत सुने, उसकी भाषा और तर्क देखें तो वह सामान्य व्यक्ति जैसा ही दिखाई देता है। और मान लीजिए अगर वह मानसिक रूप से बीमार भी था तो क्या उसका इलाज होना चाहिए था, या एनकाउंटर? क्योंकि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में मानसिक बीमारी अपराध नहीं होती, इलाज का विषय होती है। बताया जाता है कि भरत ने अपनी सुरक्षा के लिए गले में पहनी हनुमानी तक बेच दी थी और उसी पैसे से पिस्टल खरीदी थी। विडंबना देखिए, जिस हथियार को उसने अपनी सुरक्षा का साधन समझा वही आज उसकी मौत के विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा है, अगर उसने वह हथियार पुलिस के हवाले कर दिया था तो फिर घातक बल प्रयोग की जरूरत कैसे पैदा हुई? अगर हथियार अवैध था तो गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भरत भूषण तिवारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इस कहानी को और भावुक बना देती है। उनके पिता बिहार पुलिस में सिपाही रह चुके हैं, रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं।
उनकी बहन आज भी बिहार पुलिस में सेवा दे रही हैं। यानी जिस वर्दी पर इस परिवार ने सालों तक भरोसा किया, आज उसी वर्दी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भरत खुद राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ा बताया जाता है। वह बागेश्वर धाम की यात्रा कर चुका था, हिंदू राष्ट्र की बात करता था और सबसे भावुक बात, उसने सार्वजनिक रूप से अपने अंगदान की घोषणा की थी। उसने कहा था कि यदि कभी उसके अंग दान किए जाएं, तो देश के सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को प्राथमिकता दी जाए। यह बातें किसी को निर्दोष साबित नहीं करती, लेकिन यह जरूर दिखाती हैं कि उसकी पहचान केवल उस व्यक्ति की नहीं थी जिसे आज कुछ लोग एक कथित आरोपी के रूप में पेश कर रहे हैं। और अब बात सबसे महत्वपूर्ण, लोकतंत्र में पुलिस, सरकार, नेता, अधिकारी, कोई भी सवालों से ऊपर नहीं होता, क्योंकि सवाल लोकतंत्र की सांस है और जवाबदेही उसकी आत्मा का। अगर पुलिस की कार्रवाई सही थी तो निष्पक्ष जांच उसे सही साबित कर देगी, लेकिन अगर कहीं गलती हुई है तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। यही संविधान का सिद्धांत है, यही लोकतंत्र की ताकत है। भरत भूषण तिवारी की मौत का सच जो भी हो, वह सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई निर्दोष मारा गया है तो यह सिर्फ एक परिवार की हार नहीं, बल्कि लोकतंत्र, कानून और समाज के विश्वास की हार होगी। और अगर पुलिस सही है तो उसके पक्ष के तथ्य और साक्ष्य भी जनता के सामने आने चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज में फैसला भावनाओं से नहीं, सच्चाई से होता है। और सच चाहे जितना देर से आए, आना जरूर चाहिए। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।